आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के सिविक्स में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है जुडिशियरी। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो चैप्टर का नाम है बेसिकली जुडिशियरी, ये शब्द भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुडिशियरी का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि आखिर जुडिशियरी का मतलब क्या होता है। जुडिशियरी का मतलब होता है इंडिया के अंदर जो भी आपको कोर्ट कचहरी ये सब वाला सिस्टम दिखता है ना, उसी को हम लोग एक साथ बोल देते हैं जुडिशियरी। जैसे आप देखते होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल उसी सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, है ना। ये सब जो अलग अलग प्रकार के कोर्ट देखते हैं आप, जहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है, फैसला सुना जाता है जज के द्वारा, इन्हीं पूरे अरेंजमेंट को, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग कह देते हैं जुडिशियरी। समझ गए बात को। तो बेसिकली कोई बोले आपसे कि बताओ जुडिशरी का मतलब क्या है, तो जुडिशरी का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी कंट्री में जो पूरा न्याय का सिस्टम है ना, न्याय मतलब जो बेसिकली फैसला सुनाना, किसी को सज़ा मिलना, कोई दोषी होना, कोई निर्दोष होना, ये सब जो पूरा सिस्टम जहाँ पे ये सब चीज़ चलता है, उसी को हम लोग कह देते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी का एग्जाम्पल बोले तो हाई कोर्ट हो गया हमारा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है, जुडिशरी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा मिलता है, जो क्राइम नहीं करता है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है ना। तो ये हमारा कहलाता है जुडिशरी। तो यही हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर इंडिया में जुडिशरी का क्या लेवल है, इंडिया में जुडिशरी किस तरीके से काम कर रहा है, क्या इंडिया में जुडिशरी का जो सिस्टम है वो बढ़िया है कि नहीं, खराब है या क्या है, देखेंगे इसके बारे में। चले तो पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। इंडिया के अंदर यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। मतलब ये हो गया कि इंडिया में जो कुछ भी होता है वो कानून के हिसाब से होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि यहाँ पे जो सरकार भी चलता है ना, वो कानून के नज़रिए में ही चलता है। मतलब कि वो भी जो कोई भी काम करेगा तो कानून के अंदर में ही रह के काम करेगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि आपको हर कदम यदि लेना है तो हर बार आपको कानून को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि सरकार मतलब कि गवर्नमेंट जिसका है वो जो चाहे वो कर सकता है? नहीं, उसके ऊपर भी पाबंदी होता है। तो इंडिया में क्या चलता है, रूल ऑफ लॉ चलता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो सब कानून के अंदर ही होता है, कानून के ऊपर कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, यही होता है हमारा रूल ऑफ लॉ का मतलब। आगे, इट मीन्स दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भारत में जितना भी लोग रहता है सभी के लिए नियम कानून क्या है, बराबर है। ऐसा थोड़ी है कि नागालैंड के आदमी के लिए कानून कुछ और है, बिहार के लोगों के लिए कानून कुछ और है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए नियम कानून क्या है, एक है, बराबर है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ही होता है कि ऐसा सिस्टम जो कि पूरे कंट्री पे लागू होगा, उसमें जो भी लोग रहते हैं सभी के ऊपर वो अप्लाई होगा। मतलब कि भारत में जो भी नियम कानून आपको देखने को मिलते हैं वो सभी के लिए बराबर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। यहाँ तक कि हमारे भारत में ये भी, यहाँ तक ये भी लिखा हुआ है कि जो आदमी जिस प्रकार का क्राइम करेगा उसको उसी प्रकार का सज़ा मिलेगा। मतलब जैसे कोर्ट में जब कोई आदमी जाता है और जब कोई दोषी पाया जाता है तो क्या लगता है आपको कि वही सज़ा हर किसी को सुना जाता होगा? नहीं, अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग सज़ा है। मतलब इंडिया का जुडिशरी का सिस्टम इतना बढ़िया है, यानी कि इंडिया के अंदर न्याय सुनाने का सिस्टम इतना बढ़िया है कि हर क्राइम के लिए कौन सा सज़ा देना है ये तक लिखा हुआ है। सोचो, यानी कि मान लो कि कोई किसी का मर्डर करता है, कोई किसी का मर्डर गोली मार के कर देता है, कोई किसी का मर्डर फांसी लगा के कर देता है, कोई किसी का मर्डर एक्सीडेंट करके कर देता है। देखो, कर तो रहा है मर्डर ही ना, लेकिन तरीका क्या करने का अलग अलग है। कोई फांसी लगा दे रहा है, कोई गोली मार दे रहा है, कोई एक्सीडेंट कर दे रहा है, कोई छत से नीचे धकेल दे रहा है। हो रहा है मर्डर एक्चुअली में, लेकिन सभी के लिए नियम कानून का है, मतलब कि सभी के लिए जो फैसला है सुनाने का तरीका है, जो सभी के लिए सज़ा है, वो सब क्या है, अलग अलग है। क्या लगता है आपको कि यदि मर्डर किया जाए, चाहे वो मर्डर फांसी लगा के करे, गोली मार के करे, धक्का मार के करे, क्या इन सभी प्रकार के मर्डर के लिए क्या सज़ा एक ही है क्या? नहीं। आपको लगता होगा, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि सर मर्डर तो मर्डर ही कर रहा है ना, तो सज़ा सबका एक होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कि कौन किस तरीके से मर्डर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका सज़ा भी डिफाइन किया हुआ है। कोई फांसी लगा दे रहा है किसी को, उसका सज़ा अलग है। कोई किसी को धक्का मार दे रहा है रोड पे गाड़ी से, उसका सज़ा अलग है। कोई किसी को गोली से मार दे रहा है सामने से,
उसका सज़ा अलग है। मतलब भारत का जुडिशरी सिस्टम इतना अच्छा है कि हर क्राइम के लिए सज़ा भी अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। आगे उसके बाद जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। हमारा इंडिया कैसा कंट्री है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, है ना। तो इतना बड़ा हमारा कंट्री है, इतने बड़े कंट्री को चलाने के लिए क्या डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास है, तो यहाँ पे जुडिशरी का बहुत अच्छा होना एकदम कंपलसरी है। जैसे मान लो बाकी कंट्री में जुडिशरी उतना अच्छा नहीं भी रहे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, क्राइम कम होता होगा। भारत एक लौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लगभग डेली हज़ारों हज़ार क्राइम होते रहते हैं। तो इतना जब बड़े लेवल पे क्राइम हो रहा है, तो इतने बड़े लेवल पे क्राइम को ख़त्म करने के लिए जुडिशरी का होना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो हमारे इंडिया में जुडिशरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो, हालांकि जुडिशरी का रोल तो हम लोगों को अभी उतना खास अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी उस उम्र तक नहीं पहुँचे कि हम लोगों ने कोई क्राइम कर दिया हो और जज के सामने हम लोग खड़े हो गए कि जज साहब हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम आता है या फिर जो आदमी क्राइम करता है, आपको विश्वास नहीं होगा, वो कोर्ट को भगवान के तौर पे देखता है। मतलब कि जो जज साहब होते हैं ना, उसको वो भगवान के तरह देखता है, क्योंकि वो आदमी यदि क्राइम किया है तो उसका जीवन या मृत्यु किसके हाथ में है? जज साहब के हाथ में है पूरी तरीके से। तो बड़ा से बड़ा आदमी और छोटा से छोटा आदमी जब कोर्ट पहुंचता है तो वो एकदम सीधा साधा आदमी बन जाता है, क्योंकि उसको पता है हम क्राइम किए हैं या फिर नहीं किए हैं। यदि एक बार जज साहब ने कुछ बोल दिया, जो सज़ा बोल दिया, मतलब मानो कि वो आपको सज़ा मिल गया। समझ रहे बात को? कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो आदमी क्राइम नहीं करता है, हाँ, लॉयर प्रूफ कर देता है कि इसी आदमी ने क्राइम किया था। जैसे मान लो, इमेजिन करो हमने कोई क्राइम नहीं किया है, मान लो इमेजिन करो कि हमने किसी को गोली वोली नहीं मारा, लेकिन कोई आदमी बोल रहा है कि नहीं, गोली तो तुम ही मारे हो, और हमको पता है कि यार हम गोली मारे ही नहीं है। लेकिन मान लो कि किसी वजह से हम बार बार बोल रहे जज साहब के सामने, सर हमने क्राइम नहीं किया, हमने क्राइम नहीं किया, हमने क्राइम नहीं किया, लेकिन जो मेरा लॉयर है वो ये साबित कर ही नहीं पा रहा है कि इसने क्राइम नहीं किया है, लेकिन जो दूसरा लॉयर है वो साबित कर दिया कि नहीं, क्राइम इसी ने किया है। तो समझ रहे हो, बिना मतलब तुमको सज़ा मिल जाएगा। हाँ, बाद में जब पता चलेगा कि इन्होंने क्राइम नहीं किया था, तो दोबारा उस केस को खोला जाता है, दोबारा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होता है। लेकिन मान लो कि यदि आप, और कई बार ऐसा हुआ है, अब एग्जांपल आपको देंगे, लेकिन पहले फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि कई बार ऐसा होता है कोर्ट में कि आपने क्राइम नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद आपको सज़ा मिल जाता है। क्या जज साहब का आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी था क्या? नहीं, आपको गलत साबित किया गया उसमें कि हाँ भैया आप ही ने क्राइम किया, जबकि आपने क्राइम नहीं किया था। तो जज साहब क्या देखेगा? आपका इमोशन देखेगा या सबूत देखेगा? सबूत देखेगा भाई। और सबूत को देखते हुए जज साहब को लगा कि नहीं, क्राइम इन्हीं ने किया है, जबकि आपका आत्मा ये कह रहा है कि क्राइम तो हमने किया ही नहीं है। तो जज साहब आपके आत्मा को नहीं देखेगा, आपके इमोशन को नहीं देखेगा, आपके आंसू को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि लॉयर क्या एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है हमारे सामने, क्या वो सबूत दे रहा है। जज साहब को लगा कि हाँ भाई सबूत तो सब बढ़िया है, और तुम्हारा लॉयर फेल हो गया तुमको निर्दोष साबित करने में, तो तुम चले गए अंदर। और हाँ, ये कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन इसलिए आप देखते होंगे कि कोर्ट में कई बार तारीख मिलता है, मतलब कि आज कोर्ट को डिसमिस किया जाता है, 10 दिन के बाद आइए, 12 दिन के बाद आइए। ये तारीख क्यों दिया जाता है? ताकि आप ठोस सबूत लेकर आइए, किसी निर्दोष को सज़ा ना मिल जाए, इसीलिए तारीख दिया जाता है कोर्ट में, और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है कि आदमी एक बहुत ही सीरियस क्राइम में जेल चला गया है, जबकि उन्होंने क्राइम नहीं किया था, और 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोर्ट में दोबारा यह साबित हो जाता है कि इस इंसान ने क्राइम नहीं किया था। अरे भाई, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद तुम साबित करके क्या कर लोगे, जबकि आधा उम्र उस बेचारे का जेल में ही बीत गया है। अभी आपको ना बड़ा अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं, अमेरिका का कहानी है ये। कभी आप जाना यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करना तो आपको पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। बिल्कुल, एक बूढ़ा आदमी जवानी में ही कोई क्राइम व्राइम हुआ होगा, उनको सज़ा मिल गया, 25 या 30 साल का शायद उसका सज़ा मिला था।
20 या 25 ऐसा कुछ साल का उसका सज़ा मिला था, और वो बेचारा निर्दोष था, पूरी तरीके से निर्दोष। उन्होंने क्राइम नहीं किया था, लेकिन उसको सज़ा मिल गया। और 20-25 साल के बाद फिर कोर्ट में ये मामला उल्टाया जाता है, फाइल उल्टाया जाता है, खोला जाता है, और पता चलता है कि इन्होंने क्राइम नहीं किया था। तो सोचो अब ये करके आप क्या कर लोगे? अब वो आदमी जेल से बाहर निकलने वाला है, अब आप साबित करके क्या कर लोगे? उसका आधा जीवन तो जेल में गुजर गया। इसीलिए जब भी कोर्ट में फैसला सुना जाता है तो बहुत कुछ सोच समझ के सुना जाता है, और आगे और पीछे हर प्रकार का पहलू उसमें ध्यान रखा जाता है कि भैया कुछ गलत है तो उसका सही भी दिखाओ, या फिर कुछ सही है तो गलत भी दिखाओ, ताकि जज साहब एक कंक्लूजन पे पहुंच सके और वो कुछ एक अपना फैसला सुना सके। समझ रहे बात को? तो ये इंडिया का जुडिशरी सिस्टम बहुत ही तगड़ा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ता है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जो जुडिशरी का सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब कि किसी का बस जुडिशरी में चलता नहीं है। मतलब कि आप ये चाहेंगे कि जज साहब को खरीद ले पैसा दे के और वो हमको निर्दोष साबित कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इंडिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जुडिशरी कभी भी बिक नहीं सकता है। देखो, एक गरीब से गरीब और एक अमीर से अमीर आदमी को लास्ट आशा रहता है किससे बताओ? जज से रहता है, कोर्ट से रहता है। उसको पता है कि भले ही पुलिस हमको अरेस्ट कर लिया हो, भले पुलिस हमको पकड़ के जेल में डाल दिया हो, लेकिन अभी भी हमारे पास एक आशा है, एक होप है, जज साहब, कोर्ट। उन्होंने जो बोल दिया वो अल्टीमेट हो गया, हमारा फाइनल हो गया। इसीलिए हर आदमी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो जब कोर्ट जाता है ना तो बहुत ही आस के साथ जाता है, बहुत ही होप लेकर जाता है कि जो भैया हमने क्राइम किया ही नहीं है उसके लिए हमको जेल में क्यों डाला जा रहा है। तो बहुत ही आशा के साथ जाता है, बहुत ही होप के साथ जाता है। मतलब ना आप इसमें एक तरीके से ये समझ लो कि आप भगवान से मिलने जा रहे हो जब आप कोर्ट जा रहे होते हैं। हालांकि हम लोगों ने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों ने कभी क्राइम नहीं किया है। जैसे मान लो, इमेजिन करो, भगवान ना करे कभी ऐसा आप लोगों के साथ हो, लेकिन मान लो कि कोई बोल दे कि मर्डर इन्हीं ने किया था। मान लो, चलो एग्जाम्पल ले लो सूरज का। आज से मान लो 10 साल के बाद, अभी हम लोग चुके बच्चे हैं, आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, मान लो कि 10 साल के बाद कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दे सूरज के ऊपर कि सूरज ने मर्डर किया है, और तुमको पता है कि मर्डर किया है, तो 15 साल, 20 साल, 14 साल का सज़ा मिलता है। और इतना दिन तक घर परिवार से बाहर रहना, दूर रहना आम बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो बताओ उस समय पे सूरज के दिल पे क्या बीतेगा? बहुत ख़राब होगा। मतलब इनको लगेगा कि काश हम बच जाए, है ना, ऐसा लगेगा। चलिए खैर, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, और ये इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी का क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, था इंट्रोडक्शन। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।